हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूरियस क्राइम्स में। आज की कहानी एक ऐसी अजीबोगरीब चोरी की है जहां चोरों ने फ्रांस के एक सबसे बड़े वर्ल्ड को लूटा जिसका लॉकर तोड़ना लगभग नामुमकिन था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही थी कि चोरों ने इस बैंक के अंदर चोरी करके पूरे 27 घंटे गुजारे, अपना खाना पीना खाया और पार्टी जैसा माहौल बनाकर फिर से शिद्दत के साथ काम को अंजाम दिया। पुलिस को कोई भनक नहीं लगी थी उस वक्त तक। आखिर कौन सा वो गैंग था और किस वजह से ये चोर पकड़े गए, सब जानेंगे। पर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, बस आपका सपोर्ट चाहिए। कहानी शुरू होती है 19 जुलाई 1976 को। यह दिन भी और दिनों की तरह ही था जहां कर्मचारी अपने अपने कामों का ओहदा संभालने आ चुके थे और अब कस्टमर भी आना शुरू हो ही चुके थे। इसी दौरान बैंक का मेन मैनेजर बैंक का कीमतों लॉकर खोलने के लिए चाबी लेकर जाता है। वो बाहर का हल्का दरवाजा तो खोल देता है पर अंदर का मेन दरवाजा जो कि 20 टन वजनी था वो चाबी से खुलता ही नहीं है। पर यह कोई आस की बात नहीं थी क्योंकि ये ताला सालों पुराना हो चला था, तो खुलने में कई बार दिक्कतें आई थी। इधर ग्राहकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि लॉकर खुले तो वो अपना कीमती सामान निकाल सके और रख सके। काफी देर तक कोशिश करने के बाद मैनेजर लॉकर बनाने वाले को कॉल करता है। वो आकर जब लॉकर खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि बाहर का लॉक तो सही काम कर रहा है पर अंदर का लॉक शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। इधर ग्राहकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि कई लोगों का कीमती सामान अंदर रखा था। यह दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता था, तो बैंक ने यह फैसला लिया कि वो दीवार की साइड से एक बड़ा गड्ढा करेंगे जिससे पता चले कि अंदर की तरफ से क्या दिक्कत है। दोपहर 3 बजे तक सैकड़ों कीमती लॉकर लूटे जा चुके थे। जिस वहां खड़े लोग देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सके। यह सब काम पुलिस निगरानी में ही हुआ था। यह देखकर वहां तुरंत ही बड़े से बड़े अफसर आ जाते हैं क्योंकि यह चोरी फ्रांस के सबसे बड़े बैंक में हुई थी जिसमें चोरों ने 400 से ज्यादा लॉकर को लूट लिया था और बोर्ड पर लिख के गए कि विदाउट वेपन्स, विदाउट हेट, विदाउट वायलेंस, मतलब कि इन सब के बिना मक्खन जैसे हमने चोरी करके दिखाई है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। पुलिस को यह जानना था कि ये अंदर आए और गए कैसे, और जब उन्होंने नीचे फर्श पे देखा तो पता चला कि एक सुरंग बनी है जिसका रास्ता सीवर लाइन से बाहर जाता है और वो सारे औजार वहीं छोड़कर गए थे। चोरों ने सुरंग में वेंटिलेशन का जुगाड़ भी किया था ताकि ठंडी हवा आती रहे और 40 सिलेंडर इस्तेमाल करके 20 मिलियन की चोरी की, जो कि सबसे बड़ी चोरी थी उस वक्त। मीडिया वालों ने इस खबर को धड़ाधड़ छापा और ये भी लिखा कि इन चोरों की खबर देने वाले को सरकार $2.5 लाख का इनाम देगी क्योंकि ये फ्रांस की सबसे बड़ी चोरी थी। तो इसमें सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को शामिल किया गया जिन्होंने बैंक कर्मचारियों, आस पड़ोस और उन लोगों तक से पूछताछ की जिनका सामान खुद लॉकर से चोरी हो गया था। सबकी रेल बनाकर रख दी। ये मैं नहीं, आंकड़े बताते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को सीवर रेड्स नामक एक गैंग का पता चलता है जो चोरियों के लिए गटर की लाइंस का इस्तेमाल करता था। पर कुछ हफ्तों की तहकीकात के बाद पुलिस यह समझ जाती है कि इन लोगों में इतना दम नहीं कि इस चोरी को अंजाम दे सके, इसके पीछे कोई और ही है। 1 अक्टूबर 1976 को पुलिस के पास एक कॉल आता है कि फ्रांस बैंक में सबसे बड़ी चोरी करने वालों में से 2 लोग सोने के बिस्कुट बेचने आए हैं। फिर क्या था, तुरंत ही पुलिस उन्हें वहां पहुंचकर गिरफ्तार कर लेती है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस केस को सुलझाने के लिए फ्रांस पुलिस को पूरी आजादी दी थी। इसका साफ मतलब था कि फ्रांस पुलिस किसी भी हद तक जा सकती थी। जब उन दोनों चोरों को 3rd डिग्री टार्चर किया गया और उनके परिवार वालों को भी यातना दी गई तो उनमें से एक चोर टूट गया जिसने मास्टरमाइंड का नाम बताया। उसका नाम अल्बर्ट स्पागेरी था जो कि एक फोटोग्राफर था। पुलिस उसके घर जाकर पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक सीधा साधा इंसान है जो कि अपनी बीवी से काफी प्यार करता है और एक आम इंसान की तरह फोटोग्राफी का काम करके गुजर बसर करता है।
यह सब सुनकर पुलिस को लगता है कि एल्बर्ट इतनी बड़ी चोरी कर ही नहीं सकता, जरूर वो चोर हमें गुमराह कर रहे हैं। पर फिर भी उसे पुलिस ने हिरासत में रखा और टॉर्चर किया। घर की तलाशी में उन्हें बम और बंदूकें मिली। यह एक बड़ा सबूत था और उन लोगों को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि एल्बर्ट झूठ बोले जा रहा है। अब पुलिस दिमाग से एक दाव खेलती है। वो जानते थे कि एल्बर्ट अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता है, वो उसकी कमजोर नस है। पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने लगती है। काफी देर तक वो चुप सिर्फ देखता रहता है, फिर गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आपको बता दें कि ये चोरी भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ही की थी। जब एल्बर्ट पुलिस को बताता है कि उसने कैसे इस चोरी को अंजाम दिया, तो वो सुनकर पुलिस दांतों तले अपनी उंगलियों को चबा लेती है। वो बताता है कि 2 साल पहले उसका एक पड़ोसी जो इसी बैंक में काम करता था, उसने उसे बताया कि इस बैंक में अलार्म सिस्टम नहीं है, ना ही कैमरा है। अंदर का लॉक तो बहुत ज्यादा मजबूत है पर सिक्योरिटी कुछ खास नहीं है। और वहीं से उसका दिमाग घूमने लगा। उसने उसी वक्त उसी बैंक में अपना एक लॉकर ले लिया, क्योंकि जिन कस्टमर्स का अपना लॉकर होता था तो वो बिना सिक्योरिटी के अंदर जाकर अपना कीमती सामान रख सकते थे। जब भी वो लॉकर के अंदर जाता तो अपना कैमरा साथ ले जाता और सारी तरफ की तस्वीरों को कैप्चर करता जाता। वो एक फोटोग्राफर ही था। वहाँ हजारों से ज्यादा लॉकर थे जिसे चुराने के लिए उसे घंटों का समय लगता। उसने तय किया कि वो सीवर लाइन के सहारे ही इस चोरी का काम डालेगा। पर ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। वो सीवर लाइन के अंदर जाता और ये ढूंढता कि कौन सी लाइन बैंक तक जाती है, पर बदबू और गैस की वजह से वो ज्यादा देर रुक नहीं पाता। फिर कुछ मेहनत के बाद उसके हाथ शहर की सारी सीवर लाइंस का नक्शा लगा, जिससे उसे वो लाइन मिल ही गई जो बैंक तक जाती है। ये लाइन 30 मीटर की दूरी के बाद बैंक तक मिलती थी, पर उसके पास न लोगों की टीम थी न औजार, और ये लाइनमैन सड़क के नीचे थी तो जहां से खुदाई की आवाज लोग सुन सकते थे। गैंग बनाने के लिए एल्बर्ट फ्रांस के शहर मार्शल जाता है और वहां के कई नामचीन गुंडों और चोरों से मिलता है। उसे वहां एक गैंग सीवर रेड मिलता है। उसका लीडर चोरी में बड़ा हिस्सा लेके काम को अंजाम देने में राजी हो जाता है। अब एल्बर्ट के पास एक पूरा गैंग और औजार दोनों मौजूद थे और प्लान तो वो पहले ही बना चुका था और वो बहुत चौकन्ना भी था कि किसी को इस कांड की भनक न लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि खुदाई करने का काम कोई हलवा नहीं था, ज्यादा आवाज न हो इसलिए उन लोगों ने छोटे औजार इस्तेमाल किए, हथौड़ी और छेनी पर। वहां सीवर लाइन के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनका एक बंदा बेहोश हो गया। फिर एल्बर्ट ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया कि एक टीम 15 मिनट काम करेगी, तब तक दूसरी टीम सीवर लाइन के दरवाजे पर पहरा देगी। फिर वो टीम काम करेगी तो पहली वाली टीम पहरा देगी। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए इन्होंने पंखे से बाहर की ताजी हवा का अंदर आने जाने का बंदोबस्त कर लिया। साथ ही एक डॉक्टर को भी पैसे देके पटा लिया बीमारी में इलाज करने के लिए। एल्बर्ट ये बात अच्छे से जानता था कि वो गैंग का जितना ज्यादा ख्याल रखेगा तो सब खुशी से मन लगाकर काम जल्दी खत्म कर देंगे। अब खुदाई को 9 हफ्ते हो चुके थे। अब एल्बर्ट और उसका गैंग जुलाई के पहले हफ्ते में बैंक की दीवार तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत उसका सामना कर रही थी। दरअसल बैंक की दीवार 12 इंच मोटी बनी थी, जिसको तोड़ने के लिए बड़े हथौड़े या बड़ी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता। एल्बर्ट को ये डर सताने लगा कि इन मशीनों की आवाज अंदर बैंक में जरूर जाएगी। वो अपना लॉकर देखने के बहाने आकर आवाज आ रही है या नहीं चेक करने आता है, तो उसे पता लगता है कि जरा भी आवाज नहीं आ रही थी और वो काम जारी रखने के लिए बोल देता है। उस दीवार को वो लोग 6 इंच तक खोद देते हैं, बाकी 6 इंच वो अगली रात यानी शनिवार के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि रविवार को बैंक बंद रहता था। अगली रात वो बचा हुआ 6 इंच भी खोदकर बैंक में घुस जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने अंदर आते ही ऐसा दिमाग लगाया कि क्या ही बताऊं मैं। 20 टन के दरवाजे को उन्होंने वेल्डिंग करके अंदर से बंद कर डाला ताकि कोई माई का लाल अंदर आ ही न सके। उसके बाद उन्होंने सारे लॉकरों को तोड़ना शुरू किया और उनमें से निकलने वाले हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने अंदर खाना खाया, नाचे गाए और पार्टी की, क्योंकि आज संडे था, बैंक बंद था। फिर उन्होंने बाकी के सभी लॉकर को तोड़ दिया।
उस बैंक के 400 से भी ज्यादा कीमती लॉकर्स को उन्होंने तोड़ा और माल लूट के मंडे की सुबह फरार हो लिए। भागने से पहले अल्बर्ट एक बोर्ड पर 3 बातें लिखता है कि विदाउट वेपन्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायोलेंस, और इसे देख के फ्रांस की मीडिया और जनता बैंक वालों का मजाक उड़ाने लगी। आपको बता दें कि इसका मतलब था कि ना ही हथियार, ना ही शोर शराबा और ना ही नफरत, बिना इन सब के ऐसी तैसी कर दी हमने तुम्हारी, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो, ये एक मैसेज था उनका। अब क्योंकि अल्बर्ट को पकड़ा हुआ था और ये वो कहानी थी जो उसने अपनी चोरी की बताई थी, अब आते हैं उसकी पेशी पर। जी हाँ, बंदे को पकड़ा है, सजा हुई है तो कोर्ट तो जाएगा ही, पेशी पर उसे हर 10 दिन में जाना होता था। एक बार उसने जज को समझने के लिए कि चोरी को कैसे अंजाम दिया, 3 पेपर लेकर उसकी टेबल के पास जाकर दिखाने लगा, यह बोल के कि आप बस देखते जाओ, पास से देखो आपको समझ आ जाएगा। जज के पास उसकी टेबल के आगे खड़ा होकर दिखाने लगा। इतना करने के बाद भी जज पागल ही था जो समझ नहीं पा रहा था, तो अल्बर्ट उसकी स्टेज पर चढ़कर उसके बगल में, जी हाँ, उसे बगल में खड़ा होकर समझने लगता है। पर जज को कोई आइडिया नहीं था कि उसका दिमाग उससे कई ज्यादा आगे चलता है। जज के पीछे की साइड एक खिड़की थी जिसका रास्ता बाहर सीधा सड़क पर जाता था, तो कूद गया वो, उसे गोली देके भाई साहब सीधा कूदा और नीचे आकर एक बाइक पर बैठे और फरार, क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था। तो अपने देखा इस बंदे का दिमाग, टाइमिंग, जो सोचा वो करके दिखाया एक मामूली से फोटोग्राफर ने। यहाँ से भागने के बाद पुलिस ने अपने नीचे के घोड़े दौड़ा दिए, पर फिर कभी उसे पकड़ नहीं पाई। और कमाल की बात तो ये कि उसकी सारी गैंग और बंदी को बचाने के लिए उसने जब ये बात कबूली थी कि हाँ जी मैंने ही ये कांड किया है, पर मेरी शर्त है कि सब दूंगा वापस और सब बताऊंगा, पर मेरे सारे लोगों को जाने दिया जाए तब। तो उसकी इसी शर्त पे पहले ही सबको रिहा कर दिया गया था और वो तो भाग ही गया। तो यह थी एक आम से फोटोग्राफर के 900 करोड़ चुराने की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेंगे तो आपका ही भला है, बाकी बोलना मेरा काम। धन्यवाद।